सरकारों, चलो एक और छोटा सा क्वेश्चन ले देता हूँ जिसको आप लोग सॉल्व करेंगे, उससे फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में घुसेंगे। क्वेश्चन कहता है कि, हाँ तुमने नोट्स कंप्लीट किया? लेट मी शो। तुम्हारी ये ना बच्चे नेक्स्ट लेवल के होते हैं, किसी और के नोट्स दिखा देते हैं। मैं किसी पे बिलीव नहीं करता, स्पेशली बच्चों पे तो बिल्कुल भी नहीं। मतलब उनको मैं हमेशा क्रॉस चेक करता रहता हूँ। रीज़न बिहाइंड दैट दे हैव लॉट्स ऑफ एक्सक्यूजेज एंड इजी ट्रिक्स टू बीट इन बुश। चलो देखो क्वेश्चन लिखिए, कहता है कि from which of the following energy level in hydrogen atom, from which of the following energy level in hydrogen atom, from which of the following energy level in hydrogen atom ionization is possible? From which of the energy level in hydrogen atom ionization is possible by 1 electron volt energy? एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी से किस एनर्जी लेवल से आयोनाइजेशन पॉसिबल है? It is given here n is equals to 0, n is equals to 2, n is equals to 4 और या n is equals to यहीं 2 की जगह 4 कर देता 4 और ऑप्शन नंबर n is equals या ऑप्शन नंबर 4 में कहता है from 2 and 3, ऑप्शन नंबर 5 में कहता है n is equals to 3। 5 ऑप्शन बना दिया, मेरी मर्जी। क्या हुआ? सॉरी, अब ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी से इनमें से किस शेल में से आयोनाइजेशन पॉसिबल है? आपके पास टोटल 60 सेकेंड है। हाँ करो, हाँ छोड़ दो। थोड़ा बहुत पीछे आता है। कितने नंबर थे नीट में? टोटल पूछ रहा हूं मैं, केमिस्ट्री में नहीं, टोटल। सालो 150 नंबर कैसे लाते होगे? दीदिया कह रही है सेकंड ऑप्शन। दीदी तुम मुझे तो पहले से भी जानती हो, तो मेरे सवालों का जवाब इतना आसान होता तो मैं ना होता। हाँ या ना, बोलो। तो मेरे जब मैं कोई क्वेश्चन बनाऊं तो याद रखें, जो आपको लगे उसे बोलने से पहले कम से कम 4 से 5 बार एनालाइज करें। तो 4th इज द राइट आंसर। सिजल आया तुम्हारा? अरे जल्दी करो यार, तुम लोग बैठ करके मजे ले रहे हो ना। थोड़ा कायदे से पढ़ो बेटा, थोड़ा रिस्पॉन्सिव एटीट्यूड रखें। इधर देखें, n इज इक्वल्स टू 1, पहले सेल में कितनी एनर्जी होती है हाइड्रोजन के? 13.6। n इज इक्वल्स टू 2, दूसरे में कितनी होती है? कितनी? n इज इक्वल्स टू 3, तीसरे में कितनी होती है? 1. n इज इक्वल्स टू 0.85। अब रुको, ये सारी एनर्जीज विथ नेगेटिव साइन होती है ना? आवाज नहीं आई। और आयोनाइजेशन के लिए इलेक्ट्रॉन को कहाँ भेजना पड़ता है?
किसी भी शेल में से इलेक्ट्रॉन को अगर कहाँ भेज दिया जाए, इनफाइनाइट, उसे अपन क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन। इज दैट क्लियर? किसी भी एटम में किसी शेल में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन को अगर हम कहाँ भेज दें, इनफाइनाइट शेल में, इनफाइनाइट उस शेल को बोलते हैं जहां से इलेक्ट्रॉन कभी वापस, इसका मतलब क्या हो गया, आयोनाइज। तो मान लो तुम समोसा खरीदने गई हो और 20 रुपए का एक समोसा है और 40 रुपए लेके गई हो, तो क्या वो तुमको समोसा नहीं देगा? 19 रुपए लेके गई हो तो नहीं देगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो जरा देखें, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितनी एनर्जी लगेगी, दिस माइनस दिस, 13.6। इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितनी लगेगी, दिस माइनस दिस, 3.4। इसमें से निकालने के लिए कितनी लगेगी, दिस माइनस दिस, 1. और हमारे पास जो एनर्जी हो कितनी है, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो क्या 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इसमें से एनर्जी, इलेक्ट्रॉन निकलेगा क्या, इसमें से निकलेगा क्या, इसमें से निकलेगा क्या, इसमें से, पक्का ना? क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रॉन, कॉपी पढ़ते हो, हाँ कॉपी पढ़ोगे तभी आगे समझ में आएगा। इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, दिस माइनस दिस। इसकी एनर्जी कितनी है, और इसकी 0 में से -0.85 को सब्सट्रैक्ट करोगे तो आंसर क्या आएगा, 0.85। आवाज नहीं आई, पक्का ना? तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, है कितना, तो 1.85 से कम है, ज्यादा है ना, यानी उसको निकाल देगा। कितना %? n = 5 की एनर्जी कितनी होगी, जो भी कुछ होगी आई डोंट नो, और ना ही मैं निकालने जाऊंगा, इससे कम होगी ना, अरे बोलो, और इससे अगर कम होगी तो वो भी तो निकल जाएगा। नहीं समझा? झूठ मत बोलना, समझा? आयोनाइजेशन का मतलब, वैसे कोचिंग्स की क्लासेस को हमेशा टाइम पे ज्वाइन करना चाहिए। ये पहले भी जैसे, ये सबके लिए ये मैं बोल दे रहा हूँ, कहीं भी कोचिंग क्लास ही नहीं, उठना, सोना, बैठना, शादी, ब्याह, नौकरी, कुछ भी, सब चीज़ों को कब करना चाहिए, टाइम पे। अगर आप टाइम पे नहीं करेंगे तो उसके जो बैड कॉन्सिक्वेंसेस है कौन झेलेगा, जो उसको करेगा। तो खैर, मैं इस पे आपको एक रिकॉर्डेड सेशन और एक डाउट क्लास ले दूंगा, बट इसको ध्यान रखें कि अब आज के बाद कल मत गैप कर देना, और इस चक्कर मत रहना कि कहीं चमत्कार हो जाएगा। चमत्कार कहीं नहीं होगा, हर जगह तुम्हें क्या करना पड़ेगा, काम। फिर बच्चा सोचते ना कि अच्छा यहाँ 4 लेक्चर्स हो गया है, तो धीरे से कह देगा कि मैं फला कोचिंग में एडमिशन लूँगा, तो वहाँ 40 लेक्चर हो चुका रहेगा, तो वहाँ जाकर ले लेगा, फिर वो न यहाँ का होगा, ना वहाँ होगा, ना कहीं होगा। तो ध्यान से बातों को सुने और रेगुलरिटी को मेंटेन रखें। क्लास में रेगुलर होना बहुत प्राइमरी रिक्वायरमेंट है अगर कुछ करना चाहते हैं तो। देखिए, अब इसको मैं कैसे बताऊं, चलो एक बार बता देता हूं। इलेक्ट्रॉन को अगर n = 1 में है, अरे यार बहुत बकबक करना पड़ेगा, नहीं बताऊंगा, ठीक है। चलो देखो, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितनी एनर्जी लगेगी, 0.8, पक्का ना? तो और इसमें से भी निकालने के लिए इससे थोड़ी कम लगेगी। चलिए आगे चलिए। क्यों? दीदी, अगर 4 में से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो 5 में से तो निकलेगा ही ना, क्योंकि 5वें सेल की एनर्जी चौथे से भी कम है ना। 2 और 3 समझ में आया कि नहीं? यानी ऑप्शन नंबर 2 और 3 दोनों करेक्ट है, नोट कर लीजिए। अच्छा क्वेश्चन। तो क्या लिखा है उसमें? हाँ, तो ये बोथ ही होना चाहिए, फ्रॉम कहाँ से हो गया, सॉरी, बोथ 2 और 3, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है। तो तुम्हारा आया क्यों नहीं? इस तरह क्वेश्चन कल कराया ना ढेर सारे, समझ गया? ए, समझा सबको कि नहीं समझा? ठीक है, चलो। तभी तो नहीं निकलेगा 1 से, समझा? ठीक है, नेक्स्ट देखें। बोहर्स एटॉमिक थ्योरम आप लोगों ने 12th की फिजिक्स में भी पढ़ रखा होगा,
अरे बोलोगे कुछ? 12वीं के सिलेबस में रहा होगा ना, तो आप बिल्कुल से नहीं कह सकते कि नहीं मैं नहीं समझा, भले आपकी पहली क्लास क्यों ना हो, क्योंकि प्रीवियसली आपने बोहर्स एटॉमिक थ्योरम 12th की फिजिक्स में, 11th की केमिस्ट्री में 2 बार ऑलरेडी पढ़ चुके हो। तीसरी बार मैं आपको रिकॉर्डेड सेशन प्रोवाइड करूंगा कल तक, और उस पर आपका डाउट क्लास लूंगा, ठीक है? बोलो ठीक है। और उसके बाद कोई भी क्लास आप लोग मिस मत करिएगा। जिनका पहला लेक्चर उन्हें मैं ध्यान से बता दे रहा कि डोंट मिस एनी क्लास एनी हाउ, ठीक है? चलो आगे देखते हैं हम लोग बोहर्स एटॉमिक थ्योरम में किसी एटम के किसी शेल में, क्या बोला? किसी एटम के किसी शेल में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का क्या निकाल रहे थे? एनर्जी और रेडियस। और अब क्या निकालेंगे? वेलोसिटी। तो लिख दीजिएगा वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाँ, पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा? रेडियस। किसका रेडियस? जिस पाथ पे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, उस सर्कुलर पाथ का। दूसरा क्या पढ़े थे? एनर्जी। तीसरा क्या पढ़ेंगे हम लोग? वेलोसिटी। बेटा ठीक है। अब वेलोसिटी जब पढ़ोगे तो देखो, ये m मास का पार्टिकल, क्या बोला मैंने? v वेलोसिटी से r रेडियस के पाथ पे घूम रहा है, ठीक है? तो जो तुम्हारा फर्स्ट एजम्पशन था किसका? बोहर्स एटॉमिक थ्योरम का। वो क्या था? कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं शेल में घूम सकता है जिसका एंगुलर मोमेंटम h/2π का क्या हो? पक्का? यहां से हमको क्या चाहिए? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? nh/m/r। बोलो हाँ। कल हम लोगों ने r की वैल्यू निकाली थी, क्या आया था? n² h²/4π²ZE²m। और साथ साथ में नीचे क्या था? k। याद हो गया है? बहुत बड़ी बात है, फिर तो मजा आ जाएगा, ठीक है? अब जब r की वैल्यू जब यहाँ हम रिप्लेस कर देंगे तो वेलोसिटी कितनी बनेगी? देखो nh/2πm। रुको, r की जगह हम लोग क्या वैल्यू डालेंगे? ये वाली वैल्यू डालेंगे, ठीक है क्या? बोलो। तो दीदी लोगों ये 4 ऊपर चला जाएगा, π²ZE²m के अपॉन, बोलो पेंसिल, दहाड़ के बोलो पेंसिल। n से n कैंसल, h से h कैंसल, m से m कैंसल, पाई से पाई कैंसल, 2 से 4 कैंसल। तो हमारे पास क्या बच जाएगा? सावधानी हटी तो दुर्घटना हटी। यहाँ बचेगा 2πZE² के अपॉन NH। बोलो हाँ। कितना %? हाँ, ये वेलोसिटी हो गया, ठीक है? अब जरा बच्चों जरा गौर पूर्वक देखना, बुद्धि को शांत रखना। साइंस पढ़ रहे हो और वो भी मुझसे। 2 फॉल्ट हैं, अकेले एक फॉल्ट नहीं है। तो देखो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जो वेरिएबल उसे बाहर निकाल दो। z और n बदल सकता है? क्या कभी 2 बदल सकता है? नहीं। तुम्हारे पैदा होने और हमारे पैदा और मरने हो के 1000 साल बाद भी 2 ही रहेगा ना? और पाई ही रहेगा ना? ई ही रहेगा ना? के ही रहेगा ना? एच ही रहेगा ना? तो जब तुम इसमें पाई की वैल्यू 3.14 ई की वैल्यू 1.67 × 10⁻⁻19 कूलम, के की वैल्यू 1/4πε0 जो कि होता है 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। जानते होगे ना? 12वीं में फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा होगा।
वहां पर कूलॉम लॉ पढ़ा होगा। 1/4πε0 की वैल्यू बार 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 आती है। तो हाँ, सुना तो है वैसा कुछ। ठीक है ना, 9 × 10⁻⁹ और h की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6.634। ये जब सारे बवासीर को इसमें पुट कर दोगे तो वेलोसिटी आएगा 2.18 × 10⁻⁶ Z/n मीटर पर सेकेंड। कितना आ जाएगा? 2.18 × 10⁻⁶ Z/n मीटर पर सेकेंड। लवकर लिहा। इसमें कितने लोगों के 500 से ज्यादा नंबर थे? हाथ उठाइए। कितनों के 400 से ज्यादा नंबर थे? ठीक है, इस साल का पेपर काफी सरल था ना? हाँ, इस साल का पेपर काफी इजी था। आपका नाम क्या है बेटा? महक। मेहनत करोगी महक? कितने घंटे कर दोगी? तो मैं तुम्हारा साथ दे दूंगा अच्छे से। एक चीज जान लेना, मेहनत के आगे भूत भगता है। मेहनत कर दो, ये पूरी क्लास का सिलेक्शन हो जाएगा। वेलोसिटी हमारे पास आ गई। आपने एनर्जी किया, आपने रेडियस किया, अब आप क्या करने चल रहे हैं? वेलोसिटी। लिखने का काम थोड़ा रफ्तार से करें मेरे प्यारों। हो गया बेटा जी? ठीक है, हो गया दीदी? ठीक है, अब इधर देखें। v की वैल्यू हमारे पास कितनी आई? बोलो जरा। 2.18 Z/n मीटर पर सेकेंड। बच्चों अगर मैं n की वैल्यू कितना पुट कर दूं? 1, तो v1 कितना आ जाएगा? 2.18 × 10⁻⁶ बोलो Z/1 मीटर पर सेकेंड। बोलो हाँ। अब जरा देखना मैं इसी एक्सप्रेशन को कैसे लिखता हूँ। इस एक्सप्रेशन को मैं ऐसे लिख सकता क्या? v = 2.18 × 10⁻⁶ Z मीटर पर सेकेंड × 1/n। क्या इसमें और इसमें कोई अंतर है? नहीं। मैंने केवल जो Z/n था उसको अलग से × 1/n कर दिया। दोनों एक्सप्रेशन एज इट इज है। ये सबको समझता है क्या? किसी को ऐसा तो नहीं लगता कि नहीं सर ये आपने अलग लिख दिया है? वही लिखा है जो बाईं तरफ लिखा था। थैंक गॉड। अच्छा, अब जरा देखो, ये इतनी वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं? तो यहाँ हम क्या लिख देंगे? v = v1/n, क्योंकि ये इतनी वैल्यू किसके बराबर है? क्या सिद्ध हुआ यहाँ से? कि किसी भी शेल में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, क्या बोला? किसी भी शेल में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी पहले सेल के वेलोसिटी के फॉर्म में लिखा जा सकता है। इज दैट क्लियर? ऐसे मैंने प्रूव किया किसी भी शेल में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का रेडियस पहले सेल के रेडियस के फॉर्म में लिखा जा सकता है। ऐसे मैंने प्रूव किया किसी भी शेल में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की एनर्जी पहले शेल की एनर्जी के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो लिख दीजिएगा
जी हो गया इतना, नोट करके लिख दें। Velocity of electron in any cell can be written in terms of velocity of electron in first shell. Velocity of electron in any shell. Velocity of electron in any shell can be written in terms of velocity of electron in first shell. Velocity of electron in any shell can be written in terms of velocity of electron in first shell. हो गया पक्का? ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन करते हैं। लिखिएगा साथ साथ में। सबसे पहला क्वेश्चन कि velocity of electron, क्या बोला? In fourth shell of Li+2 is a meter per second. Then calculate number 1 velocity, ऐसे लिख देता हूँ शॉर्ट में हो जाएगा, v3 ऑफ Li+2, यानी कि थर्ड शेल में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की क्या निकालो? वेलोसिटी। और v2 ऑफ Li+2, यानी क्या मतलब हुआ इसका? सेकेंड शेल में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की क्या निकालो? वेलोसिटी। v7 ऑफ Li+2, इसका क्या मतलब हुआ? सातवें शेल में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की क्या निकालो? वेलोसिटी। फिर निकालो v5 ऑफ हाइड्रोजन इन टर्म्स ऑफ A। फिर निकालो v7 ऑफ B+3 इन टर्म्स ऑफ A। और फिर निकालो v9 ऑफ He+ इन टर्म्स ऑफ A। 5 क्वेश्चन हो गया, 6 हो गया। अच्छा, ये चौथा है, ये पांचवा और ये छठा। ये हमारे पास 6 क्वेश्चन हो गए एक ही स्टेटमेंट से। थोड़ा तेजी से लिखें। हमारे पास कौन है बेटा? Li+2 है। कौन है? Li+2 है। कहता है कि वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फोर्थ शेल ऑफ Li+2। Li+2 के चौथे शेल में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की क्या दी हुई है? हमें वेलोसिटी दी हुई है। और हमसे क्या पूछ रहा है? ये 6 पॉइंट पूछ रहे हैं। चलें एक एक करके निकाल दें। बोलो। तो पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले गौर पूर्वक देखो कि पहले, दूसरे और तीसरे ऑप्शन में आयन बदल गया या सेम आयन है? चौथे, पांचवें और छठे क्वेश्चन में आयन क्या हो गया? जैसे ही आयन बदल गया फिर रेशियो लेना पड़ता है। ये क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, तो चलो जरा देखा। हम लोग कहते हैं कि v = v1/n² होता है। हमको v4 की वैल्यू क्या हो जाएगी? v1/4 का स्क्वायर। दहाड़ के बोलो। v1/n है। बिल्कुल बिल्कुल। इधर देखो, तो 4 हो जाएगा। अब हमें v4 की वैल्यू कितनी दी है जरा बोलना? a। तो a = v1/4। तो v1 कितना हो गया? 4 है। जैसे ही मुझे v1 मिल गया, मैं कुछ भी निकाल सकता हूँ। बोलो। अब इधर देखो, v1 की वैल्यू मिलते ही गौर पूर्वक देखें, जरा देखें। जैसे ही मैंने v = v1/n अभी प्रूफ कराया था, उससे मैंने n की वैल्यू 4 डाल के v1 निकाल दिया। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें क्या बताया कि किसी भी शेल में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की, क्या बोला? वेलोसिटी को पहले शेल में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी के फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब जरा देखो, ये सारी चीजें एक एक सेकंड में आ जाएंगी। v3 क्या हो जाएगा? जरा देखो, v3 हो जाएगा
V1 अपॉन 3। बोलो हाँ, आवाज नहीं आई। V1 की वैल्यू कितना निकाले हो, तो इसको रिप्लेस कर दो तो क्या हो जाएगा 4a/3। समझला का? ठीक है। क्यों भाई, आपको समझा क्या? पक्का? ये तो नया टॉपिक है ना मैडम, ये तो समझना चाहिए। बोलो ठीक है। अब यहाँ पे जरा V2 निकालना है हमें। क्या निकालना है? तो V2 क्या हो जाएगा? V2 हो जाएगा V1 अपॉन 2। V1 की वैल्यू कितना निकाली हो, बोलो। ये देखो V1 की वैल्यू निकाले ना पीछे, कितना निकाले हैं 4a। तो उसको डाल दोगी तो कितना हो जाएगा 4a अपॉन 2, और ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 2a। इसी तरह से V7 क्या हो जाएगा? रुको रुको, इसको बताना मैं एक बताऊं। V7 कितना हो जाएगा? 4a अपॉन 7। यस, V1 अपॉन 7, और V1 कितना आया 4a/7। हाँ आया ना? बोलो। तो पहले जो शुरू के 3 पॉइंट हैं वो तो बहुत ही इजी हैं, केवल नॉर्मल तरीके से सॉल्व कर देने पे ही सॉल्व हो जाएंगे, इनमें कोई बहुत ज़्यादा दम नहीं है। लिख दीजिए फटाफट। सरकार समझा? बहुत सिंपल तरीके से V1 की वैल्यू निकाल के सबको फटाफट हम लोग क्या कर दे रहे हैं, निकाल दे रहे हैं। ये तीनों पॉइंट हो गए सबके? जवाब देते रहिए। तीनों पॉइंट हो गए सबके? इसको मिटा दूं? ठीक है। देखो श्रीमान, अब आगे हमसे क्या कह रहा है? आगे जरा देखो, दिया किसका है? Li+2 का। बोलो। और पूछ किसका रहा है? हाइड्रोजन का। थोड़ा आप लोग मेरे साथ कनेक्ट रहें, बगल वाले की कॉपी में झाका झूकी ना करें, क्योंकि आपको वहां अकेले रहना है ना। बोलो। आप मुझसे कनेक्ट नहीं, आपको मैं कोई चीज 3 बार बताऊंगा, चौथी बार मत पूछना। चौथी बार मैं नहीं बताता एक ही चीज को, तो 3 बार तक आपके पास पूरा मौका है, बिल्कुल बेधड़क पूछिए, विदाउट एनी हेजिटेशन। अब जरा देखें सरकार, यहां से हम लोग काम करेंगे और बातों को समझेंगे। देखो बेटा जी, हमको क्या दिया है हमको? वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फोर्थ सेल ऑफ Li+2। ठीक है, तो इधर देखो V4 ऑफ Li+2 दिया है, और ये फॉर्मूले से कितना होगा 2.18 इंटू 10⁻⁶ इंटू Z। लिथियम का Z कितना होता है? आवाज नहीं आई। 3 Z/N मीटर पर सेकेंड। बोलो हाँ। और हमें पूछ क्या रहा है? V5 ऑफ, इसको क्वेश्चन नंबर 1 मान दो। V5 ऑफ हाइड्रोजन पूछ रहा है, वो क्या हो जाएगा 2.1। स्टॉप स्टॉप स्टॉप। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1। वेरी गुड। 1 अपॉन n की वैल्यू कितना डालेंगे? 5। यहाँ क्या हो गया? मीटर पर सेकेंड। दोनों को डिवाइड कर दे श्रीमान जी। ठीक है, डिवाइड कर दे बेटा जी। तो डिवाइड करोगे जब इक्वेशन नंबर 1 को किससे? इक्वेशन नंबर 2 से। तो V4 ऑफ Li+2 अपॉन V5 ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा। बोलो हाँ। ये 2.18 से कट जाएगा। आवाज नहीं आई। 10⁻⁶ से कट जाएगा। 3/4 अपॉन 1/5, तो 5 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे। नहीं समझा? 15/4 आ जाएगा। पक्का? अब जरा देखो, V4 की वैल्यू हमें दी हुई है A, तो यहाँ A डाल दोगे तो V5 कितना आ जाएगा 4a/15। नहीं समझा? अब यहाँ छोड़ दूं तो कितने लोग हैं वो भी यहीं छोड़ देते हैं। आगे A डाल के कैलकुलेट करो ना, इसकी वैल्यू A दिया हुआ है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो V5 निकल के आ जाएगा कितना 4a/50 इज द राइट आंसर। बाकी भी वैसे हो जाएगा। कर दिया क्या तुमने? ठीक है, सॉल्व करिए फटाफट।
कहीं कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। हाँ भाई अपूर्व, ये निकाल रहे हो, समझ रहा है पक्का? बता देना, 2 बार 3 बार बता दूंगा, ठीक। इसका कितना आया आंसर? रुको रुको, जिससे पूछेंगे वो बताएगा। हाँ पीछे फाल्गुनी, इसका आंसर निकाला क्या बेटा जी आपने? निकालिए, कोशिश करिए। निकाल दिया, वेरी गुड। साहिल बाबू हो गया, ठीक। चलो इसका आंसर बताओ फाल्गुनी, कितना आया? कितना? 16a/15 20, ठीक है। इसका कितना आया? 8a/27। मैं कर दूं? अब कितना मुझसे करवाओगे बेटा? थोड़ा मेरी जान बकस दे हमरा। कौन सी मूवी का डायलॉग है ये? ए भैया जान बकस दे हमरा। पान सिंह तोमर देखा है? पान सिंह तोमर मूवी नहीं देखा आप लोगों ने? अच्छी बात। छोटा भीम देखा है? वेरी नाइस। इधर देखो, सुनो, थोड़ा ध्यान से देखो, इसको समझने की कोशिश करो। ये तुम्हारा गलत जिन लोगों का आया है वो देखे जरा। हमें जो दिया है डेटा वो क्या दिया है? गौर पूर्वक देखो, नज़र ऊपर, नज़र ऊपर। हमें Li+2 के चौथे सेल का वेलोसिटी दिया है, V4 ऑफ Li+2 दिया है। बोलो पहले तो ये बताओ ये फॉर्मूले से होगा कितना? 2.18 इंटू 10⁻⁶ Z/n 3/4। फॉर्मूला तो जानते होगे ना? ठीक है। और हमें पूछ क्या रहा है? V7 ऑफ व्हाट? Be+3 कितना हो जाएगा? 2.18 इंटू 10⁻⁶ 4/7। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। दोनों का रेशियो ले दोगे तो इक्वेशन नंबर 1 डिवाइड बाई इक्वेशन नंबर 2, इसकी वैल्यू a दी हुई है, तो a/V7 ऑफ B+3 हो गया। बोलो हाँ। और इधर क्या हो गया? 3/4 और उधर क्या हो जाएगा? 7/4। तो 7×21/16। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो V7 ऑफ B+3 क्या हो जाएगा? 16a/20। समझी फाल्गुनी? ठीक है। अगला 8a/27 आएगा, खुद से सॉल्व करिए, ठीक है? बोलो ठीक है। बच्चों आगे देखना जरा। जैसे मान लो तुमसे कहे कि कैलकुलेट, क्या कहे? फट से करिए, कैलकुलेट रेशियो ऑफ V7 ऑफ B+3 इज टू V5 ऑफ He+ इज टू V3 ऑफ हाइड्रोजन। हमें ये रेशियो निकालना है। निकाल दिया? कोई नहीं, जितना सिंपलेस्ट बन रहा है उसमें निकाल दो। पक्का? आपने किया? वैल्यू डालो, कोशिश करो।
देखो इधर देखो, वेलोसिटी फार्मूला बोलो, क्या बताया अभी? रिस्पॉन्ड करो। कोई बात नहीं, वेलोसिटी का फार्मूला मैंने बताया 2.18 इंटू 10, यही बताया ना? ठीक है, यहाँ देखो क्या लिखा है V7, तो V7 कैसे आएगा? जब 2.18 इंटू 10 की पावर 6, n की वैल्यू क्या डाल दोगे? 7, तो n की जगह क्या डाल दिया? 7। Z कितना होता है बेरिलियम का? बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, घबराओ मत, कॉन्फिडेंट रहो। कितना होता है? 4। उसके बाद ऐसे ही क्या करेंगे? V5 ऑफ He+ निकालेंगे। क्या निकालेंगे? बोलो यार। तो फॉर्मूला ये है, फॉर्मूला देखो 2.18 इंटू 10 की पावर, Z की वैल्यू कितनी है? हीलियम का एटॉमिक नंबर जानते हो ना, कितना होता है? 2, तो 2 बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा? दहाड़ो 5, बोलो हाँ। ऐसे ही निकालेंगे V3 ऑफ हाइड्रोजन, तो वो क्या हो जाएगा? 2.18 इंटू 10 की पावर 6 Z बाई N। Z कितना है? N कितना है? 3। नहीं समझा? अब इनका रेशियो ले दोगे तो V7 ऑफ B+3 इज टू V5 ऑफ He+ इज टू V3 ऑफ H, बोलो हाँ। तो जो कॉमन है सब कट जाएगा। देखो ये तीनों में कॉमन है तो कट जाएंगे, तो यहाँ क्या बचेगा? 4/7 इज टू 2/5 इज टू 1/3, बोलो हाँ। पक्का? क्या कोई ऐसी डिजिट है छोटी छोटी जो बहुत बड़ी ना हो, जो 7, 5 और 3 तीनों से कट जाए? नहीं कटेगा। जो पक्का ना? क्लियर? तो इसी फॉर्म में लिख दो। नोट सबका हो गया? ठीक है। कॉन्फिडेंट रहें, बातों को ध्यान से सुने और दिल को खोल के रखें। जितना दिल खुला रहेगा उतना अच्छे से आप बातों को एक्सेप्ट कर पाएंगे। आपको पहले पढ़ाया नहीं गया है, या पढ़ाया गया होगा तो आप पढ़े नहीं होंगे, आप अपनी धुन में लगे रहे होंगे। वैसे पढ़ाया हर जगह जाता है। जैसे कई बच्चे आते कहते थे, अरे सर वो पुरानी कोचिंग में, मैं तुरंत डांटता हूँ उनको। दूसरे टीचर खुश हो जाते होंगे, अरे पुरानी में तो नहीं पढ़ाया गया, यानी मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ इसलिए मेरी कोचिंग में आ गया। ऐसा कुछ नहीं, बच्चा झूठ बोलता है। हर जगह अच्छा पढ़ाते हैं और अच्छे से अच्छा पढ़ाने की लोग कोशिश करते हैं। 30% छोड़ दिया जाता है, 70% जगहों पे लोग अपना बेस्ट करने की कोशिश करते हैं। और जो बच्चा किसी और कोचिंग की बुराई कर सकता है, वो मुझसे पढ़ने के बाद मेरी बुराई कर देगा, अरे वो थोड़ा कम पढ़ाते थे। तो इम्प्रूवमेंट कोचिंग या टीचर से ज़्यादा ज़रूरत होती है बच्चे के स्वयं। इस बात को जब एहसास कर लेता है आदमी, एहसास नहीं कर पाता। जितनी ताकत से रिपीटर को ये बात मैं कह सकता हूँ, 11th को नहीं समझा सकता, अभी उनको झटके लगेंगे तब समझ में आएंगे। जितनी जल्दी ये बात रियलाइज़ हो जाती है कि अपने सुधरने से चीज़ें बदल जाएंगी, उतना जान लो कि अच्छा हो गया। क्योंकि सुधार होना शुरू हो जाता है जब ये रियलाइज़ हो जाता है कि कमी हमारे अंदर है, ना कि पूरी दुनिया में। वहाँ से तुरंत जो है क्या हो जाता है, इम्प्रूवमेंट शुरू हो जाएगा और दनादन सिलेक्शन होगा। तुम सोचे भी नहीं होगे वो रैंक तुम्हारी आ जाएगी। बस इस बात का तुम्हें एहसास होना चाहिए, कमी मुझ में है, मुझे काम करना है, कमी मुझ में है, मुझे काम करना है, काम करना है, काम करना है, काम करना है और काम करते रहना है धड़ाधड़। ये अगर आपको समझ में आ गया तो इधर देखिए, वेलोसिटी क्या है? 2.18 इंटू 10 की पावर 6 इंटू Z बाई N। कहो हाँ। मीटर पर सेकेंड, बोलो बच्चों। अगर वेलोसिटी को प्लॉट कर दे y एक्सिस पे और Z बाई N को प्लॉट कर दे x एक्सिस पे, तो ये देखो y इज इक्वल्स टू mx, बोलो हाँ। y एक्सिस पे उसने किसको प्लॉट कर दिया और x एक्सिस पे, तो y इक्वल्स टू mx। ऐसी लाइन जाएगी कि नहीं जाएगी? और इसका स्लोप कितना हो जाएगा? m, जो कि किसके बराबर है? 2 इंटू 10 की पावर 6। सुषमा दीदी, इसको तो हर कोई खींच देगा। रुको जरा, स्टॉप राइटिंग। अगर मैं यही जो है कर्व वेलोसिटी और n के बीच में खींचूं, तो यानी बाकी कांस्टेंट हो गया। 2.18 इंटू 10 की पावर 6 इंटू Z बाई N, ये क्या हो गया? वेलोसिटी। अब जरा देखो, वेलोसिटी इंटू n कर दो तो 2.18 इंटू 10 की पावर 6 इंटू Z। यहाँ पे Z लिखा है? नहीं, इसका मतलब Z कांस्टेंट ले रहा है, क्योंकि जो वेरिएबल होता है उसे लिखता है x और y एक्सिस पे।
नहीं समझा? जो नहीं लिखा यानी कांस्टेंट। ओनली वेरिएबल थिंग्स आर रिटन ड्यूरिंग द प्लॉटिंग ऑफ एनी ग्राफ। इज दैट क्लियर? तो ये कैसा हो गया? एक्स वाई इज इक्वल्स टू, तो एक्स वाई इज इक्वल्स टू कांस्टेंट किसका ग्राफ होता है? ओके, तो वो ग्राफ ऐसा जाएगा, समझ लगा? तो दोनों में बड़ा अंतर है। जेड वाई एन हुआ तो ऐसा, और वी और एन हुआ तो ऐसा। नहीं समझा? ठीक है। बोलो बोलो। एन की जगह जेड कैसे हो सकता है? वी बाई जेड हुआ, हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, वो भी प्लॉट कर देते हैं। इधर देखो, दीदी का एक और डिमांड आया है। सुनो बच्चों, उन्होंने बोला सर जी अगर वी और जेड के बीच में खींच दिया जाए, किसके किसके बीच में? तो देखो इसको तोते उड़ा देता मैं। v इक्वल्स टू 2.18 इंटू 10 की पावर 6 बाई n मीटर पर सेकेंड इंटू जेड लिख दूं इसको, तो ये y इज इक्वल्स टू mx हो गया। बट इस बार स्लोप क्या होगा? फिर नहीं बोले तुम लोग। अरे मेरे को चुप बच्चा अच्छा नहीं लगता है, मतलब पूछने पे चुप कर रहने वाला। स्लोप की जगह क्या आ गया देखो? n क्या आ गया? m की वैल्यू आ गई 2.18 इंटू 10 की पावर 6 अपॉन में n। यहाँ पे स्लोप कितना था? 2.18 इंटू 10 की पावर 6। तो ग्राफ रट के काम नहीं चलेगा, ग्राफ बनाना आना चाहिए। समझे क्या? ठीक है, बोलो। Why? ठीक है, बना दो, बना देता हूँ, पहले से तो बना दो। ये तीनों ग्राफ ड्रॉ कर दीजिए। तीनों आपको समझा क्या? क्लास में क्या कोई ऐसा भी बच्चा है जिसे ये समझा नहीं मैंने कैसे बनाया? स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है यार, इतना तो भगवान से डरो ये कहने से पहले कि नहीं समझा, कि नहीं? क्या है मिश्रा जी? नहीं तो भगवान बल्लम बल्लम मारेगा, बल्लम बल्लम। इस बार रिपीटर में बड़े सीधे सीधे बच्चे आए हैं। सीधे हैं कि नहीं थोड़े दिन में पता लग जाएगा। वैसे लगते तो सीधे ही। सीधा रहना है लेकिन खूब इंटरैक्टिव भी रहना है, मतलब अपने टीचर से बातचीत करते रहना है, बातचीत करते रहना, नहीं तो फ्रस्ट्रेशन होने लगता है थोड़े टाइम बाद। ऐसा लगता है अपन दीवालों को तो नहीं पढ़ा रहे हैं। और नहाते हो तुम लोग रोज? श्योर ना? ठीक है, गुड हैबिट। नहीं तो नींद आती बच्चों को भयंकर जब नहाते नहीं है। हो गया? ठीक है, तीनों ग्राफ बना दिया? क्लियर है? y इज इक्वल्स टू एम एक्स सी तीनों में लग रहा है, सॉरी दो में लग रहा है, एक में लग रहा है एक्स वाई इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। चारों ग्राफ आपको बनाना मैंने सिखा भी रखा है और 11-12 में इतना बार आता है, इतना बार आता है कि हर बच्चा लगभग इसे जानता रहता है। फिर भी अगर नहीं आया तो वंस मोर मैं एक बार और आपको बता सकता हूँ कि क्या बनाया, क्यों बनाया, कैसे बनाया। डू हैव एनी क्रॉस ओपिनियन? ओके, ठीक है, आगे चलते हैं। मेरे प्यारे सरकार, हमने वेलोसिटी देख लिया। अब दीदी का एक और डिमांड है। दीदी क्या कह रही हो बताओ? 1/v n/z। चलो कम से कम कुछ तो कहा। इधर देखो भैया, 1v इक्वल्स टू क्या है? 2 इंटू
Z बाय, ये कह रही है इसका सबका रेसिप्रोकल ले लो। क्या ले लो? तो रेसिप्रोकल ले लो तो ये क्या हो जाएगा 1/v, बोलो हाँ। 1/2.18 इंटू 10⁻6 इंटू n/z, बोलो मून रेड। ये देखो y एक्सिस पे ये प्लॉटेड है, ये दीदी m हो गया, ये क्या हो जाएगा y is equals to ml. It will be like this, but here slope is something different, which is, so slope is 1/2.18. Any other demand? Okay, right. नोट कर लीजिए, ये तो कई सारे ग्राफ बन गए। अच्छा लगता है ऐसा पढ़ना? पता नहीं अच्छा लगता है कि नहीं, मुझे तो ऐसा पढ़ाना काफ़ी अच्छा लगता है, जिसमें कोई सीमाएं ना हो, हम कुछ भी बता सके, मतलब बियॉन्ड द सिलेबस नहीं, विद इन द सिलेबस। ये काम 20 मिनट में हो सकता था दीदी, पूछो कैसे? एनर्जी, रेडियस और वेलोसिटी का फार्मूला लिखा था, जेड एन वेरी करा के 3 क्वेश्चन कराता, तुम भी कहते वाओ सब समझ में आ गया। और जिसे पढ़ाने में मुझे आज दूसरा दिन लग रहा है, तीसरा दिन आ रहा हूं। वैसे केमिस्ट्री के टीचर को ये कम आता है क्योंकि फिजिक्स ज़्यादा है ना इसमें। एक्चुअली फिजिक्स है, केमिस्ट्री है ही नहीं पूरा फिजिक्स है। एटॉमिक स्ट्रक्चर में वही क्वांटम हटा दो तो पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर इज अ फिजिक्स एक्चुअली। हो गया? ठीक है सरकारों, हो गया। ठीक है, तो हमने क्या क्या निकाल दिया? रेडियस। अब देखो, वैसे तो ऑफिशियली मेरा काम क्या हो गया? खत्म, बट अनऑफिशियली खत्म नहीं हुआ। और एग्जाम में कुछ भी ऑफिशियल होता नहीं है, वो किसी भी चीज को पूछ सकता है विद इन द लिमिट ऑफ द सिलेबस। सिलेबस के भीतर की किसी भी बात को पूछ सकता है। एनसीईआरटी में सिर्फ रेडियस, वेलोसिटी और क्या दिया हुआ है? एनर्जी। लेकिन अगर आप थोड़ा अपने आप को वाइड करेंगे, आप टेस्ट सीरीज वगैरह दिए होंगे, आपने देखा होगा वहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी, टाइम पीरियड, और आपने देखा वहाँ पे फ्रीक्वेंसीज के बारे में भी जानकारी देने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो एंगुलर वेलोसिटी किससे रिप्रेजेंट की जाती है? ओमेगा से। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? V/R होता है। बोलो हाँ। तुमको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। अगला हेडिंग डाल दीजिए, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन एनी शेल। जैसे हमने किसी शेल में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन के लिए रेडियस पढ़ा, उसके लिए एनर्जी पढ़ा और उसके लिए वेलोसिटी पढ़ा, वैसे अब क्या पढ़ेंगे? एंगुलर वेलोसिटी। क्या पढ़ेंगे सरकार? एंगुलर वेलोसिटी। आप लोग सेटिस्फाई हैं? पहले भी तो आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, तो तुलनात्मक रूप से कुछ सेटिस्फेक्शन है कि नहीं है? ठीक है, और भी हो जाएगा, घबराओ मत। इधर देखो, एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है? V/R। अब इधर जरा देखो, वेलोसिटी क्या होती है? 2.18 इंटू 10⁻6 इंटू Z/n। इसको, और रेडियस क्या होता है? 0.53 n² एंगस्ट्रॉम। और ये किस में होता है? तेल लेने दो, तुम तो डिवाइड कर दो सीधे। तो देखो ओमेगा क्या हो जाएगा? 2.18 इंटू 10⁻6, बोलो हाँ। और Z/n हो जाएगा अपॉन 0.53 एंगस्ट्रॉम है। एक एंगस्ट्रॉम कितने मीटर के बराबर होता है? घूसा घूसा लगाऊंगा पीठ पे और सांसें जाएंगी रुक। 10⁻10 मीटर। एक एंगस्ट्रॉम कितने मीटर के बराबर होता है? हाँ, 10⁻⁻10। ठीक है, नहीं लगाऊंगा घुसा घुसा। ठीक है, इंटू 10⁻⁻10 n² मीटर हो जाएगा। बोलो हाँ। ये सब क्या है? कांस्टेंट। बोलो। तो ओमेगा क्या हो गया? ये इस पूरी वैल्यू को मैं के बोल दूं? तो के, बोलो हाँ। और ये क्या हो गया? Z/n, और ऊपर जाएगा Z/n²। तो ओमेगा इज इक्वल टू के Z का स्क्वायर अपॉन n का क्यूब हो गया। ये सबको समझा क्या? पक्का? तो यहां से अगर मैं k हटाऊंगा तो ओमेगा प्रोपोर्शनल हो जाएगा ना Z² अपॉन n³। महा इंपॉर्टेंट। पूछो कैसे? वो हमसे कहेगा
कि कैलकुलेट द, क्या कहेगा पहले देखो, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ, क्या बोला बेटा, ओमेगा ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन द, अब देखना ध्यान से, फर्स्ट एंड थर्ड शेल ऑफ He plus, second shell of He plus and third shell of Li plus 2, third shell of Be plus 3 and fourth shell of हाइड्रोजन। ये मैंने कितने क्वेश्चन बना दिए? 3। गौर पूर्वक देखना क्या कहता है ये क्वेश्चन, देखो पहले फील करो इसको। कहता है कि एक इलेक्ट्रॉन है, क्या कहता है? जो घूम रहा है, क्या कर रहा है? घूम रहा है। किसमें किसमें? पहले फर्स्ट एंड थर्ड सेल ऑफ He प्लस। इस बार आयन सेम है, पहला सेल भी किसका है और तीसरा शेल भी किसका है? एनी प्रॉब्लम? पक्का ना? कोई दिक्कत? थोड़े कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देख मेरे शेर, अगर मैं इसका सॉल्यूशन निकालूं तो ओमेगा किसके प्रोपोर्शनल आया? Z स्क्वायर अपॉन NQ। पीछे आपने देखा कि नहीं देखा? तो देखो जरा, तो ओमेगा 1 क्या हो जाएगा? देखो जरा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सावधान, Z कितना है He का? 2, 2 का स्क्वायर अपॉन इलेक्ट्रॉन किसमें? पहले सेल में 1 का क्यूब। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। और उसके बाद ओमेगा 3 कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर अपॉन 3 का। बोलो हाँ, मुझे दोनों का रेशियो चाहिए, डिवाइड कर दो, ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 3 क्या हो जाएगा? ये प्रोपोर्शनैलिटी हट जाएगी ना? रेशियो समझते हो क्या? कि इसको हटा के K लिखूं, इसको हटा के K लिखूं, फिर दोनों काट के दिखाऊं, समझते हो ना? इतना तो तुमसे मैं उम्मीद कर सकता हूं कि रेशियो, ये प्रोपोर्शनैलिटी की साइन है तो रेशियो ले सकते हैं, इतना जानना चाहिए। 4 और अपॉन क्या हो जाएगा? 4/9, तो कट गया 20, तो क्या आ गया? 27:1। नहीं समझा? तो ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2 क्या आ जाएगा? 27:1। ये किसको नहीं समझा बताए तो पूरा लिख के बता दूं। एनीवन? क्या कोई इस क्लास में ऐसा महानुभाव है जिसे मैंने इसे कैसे लिखा वो ना समझा हो? है कोई ऐसा? ठीक है, तो दूसरा जरा देखो क्या कह रहा है। सेकेंड सेल ऑफ He प्लस एंड थर्ड सेल ऑफ Li प्लस 2। ये देखो, ओमेगा 2 ऑफ He प्लस क्या होगा? जल्दी बोलो, He प्लस बोलो, वो हो जाएगा Z स्क्वायर अपॉन NQ। चलो प्रोपोर्शनलिटी इस बार हटा देता, K Z स्क्वायर, हीलियम का Z कितना होता है? 2 का स्क्वायर अपॉन कौन सा सेल कहना है? सेकेंड, तो N की वैल्यू 2 का क्यूब। बोलो हाँ, 2 के स्क्वायर से 2 का क्यूब कट के K/2 आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 मान दो। और दूसरी चीज क्या पूछा है तुमसे? थर्ड सेल ऑफ Li प्लस 2, तो ओमेगा 3 ऑफ Li प्लस 2। बोलो हाँ बेटा, क्या हो जाएगा मेरे शेर? K 3 का स्क्वायर अपॉन 3 का क्यूब, K/3। अब जरा रेशियो ले दो, ओमेगा 2 ऑफ He प्लस अपॉन ओमेगा 3 ऑफ Li प्लस 2 कितना आ गया बेटा? K/2। बोलो पेंसिल, K से K पक्का ना? तो ये देखो K से K मैंने कर दिया कैंसिल। क्या बोलती मैं, समझा क्या? ठीक है, इधर देखो 3/2 आ गया बेटा। बोलो तीसरा आप खुद से निकालें। जी बेटा, हाँ सॉरी, पहले डिराइव कर लीजिए।
आपके डेली टेस्ट ऐप पे शुरू हुए? कल से शुरू कराता हूँ। कल केमिस्ट्री का डेली टेस्ट रहेगा। ऐप आपका ऐप पे रजिस्ट्रेशन हुआ भी? फीस वीस जमा कर दिए? शाबाश, जल्दी जमा कर दो जिनका बाकी हो। बच्चे फीस देते हैं, ये एक बड़ी अच्छी आदत है उनकी। हाँ दीदी, हो गया? ठीक। हो गया शेरों? कर दिए? मॉड्यूल सबको मिल गया? नहीं। अबे तो आज फटाफट सुनो, मेरे नंबर सबके पास है ना? हाँ। ठीक है, आज ग्रुप बन जाना चाहिए। वही कर दूंगा मैं देसी स्टाइल, लेकिन उसमें कोई चूतिया भी आके ज्वाइन कर लेता है। वो लिंक पे क्लिक कर देते कोई लोग, तो खटसू भी आ जाते हैं। ये क्लास टाइमिंग के अपार्ट किया जाएगा। निकालो दनादन। हो गया साहिल बाबू? इस बार साहिल मेहनत करने वाले हो लग रहा है ऐसा। पक्का ठान लिया है? गड़बड़ी मत करना। 1-2 महीने बीतेगा तो मन फिर बहकाएगा तुमको, ये ऐसा कर दें वैसा कर दें। हाँ मिश्रा जी, मिश्रा जी 100% सिलेक्शन है तुम लोगों का। केवल स्ट्रेट फॉरवर्ड साथ चलते रहो, बीच में कोई गड़बड़ी मत करना। हाँ बताओ, तुम्हारे घर से एक लोग सेलेक्ट हो चुके हैं, अब तुम्हारा भी होना चाहिए, तभी हम लोगों की क्रेडिबिलिटी बनी रहेगी। हाँ सुषमा, कितनी देर पढ़ाई कर दे रही हो? 7-8 घंटे फ़ोन चला रही हो? थोड़ा थोड़ा, हाँ ज़्यादा मत चलाना। इस बार झंडा गाड़ दो, मेहनत करो जी। क्या हो गया? तीसरा आप लोग खुद सॉल्व करें। क्या हो जाएगा सोच लो।
रुको, अभी समझ में आ जाएगा कि पढ़ रहे हैं कि नहीं। चलो तुम इधर आओ, ए लड़की, चलो सॉल्व करो बोर्ड पे तीसरा। वैसे मुझे तुम पे पूर्ण भरोसा है कि तुम कर लोगी, क्योंकि तुम्हारे अंदर मैंने देखा बड़ा सिस्टमेटिक पढ़ती हो। क्या नाम है? आकांक्षा। बड़ा अच्छा नाम है आपका। ये यहाँ से पेन सेलेक्ट कर लो, राइट बगल, हाँ ऐसे पकड़ो, दूर से पकड़ो पेन, घबराओ मत। थोड़ा और पीछे से पकड़ो पेन, हाँ गड़बड़ी कर दी पहले ही। जो थर्ड सेल है वो किसका है? B+3 का है ना। घबरा, एकदम काम रहो। बोलू ना का। क्या कर रही हो? लिख दो ना, 64 को 16 से मल्टीप्लाई कर दो। लो, मल्टीप्लाई नहीं कर पा रही हूँ दीदी, रुको, घबरा गई हो क्या? 16 चौका 64, 64 के 4 बचा 6, 16 छक्का 96, 96 और 6 कितना हो जाएगा? 100। बोलो तो कितना हो गया? 102, यानी कि 1024 डिवाइड बाई 27, राइट आंसर। बोलो बसा, बाकी सब तुमने सही किया। तालियां बजा दीजिए इनके लिए। ऐसी ताली बजा रहे हो, कुछ दम नहीं है, ऐसे बजाओ। शाबाश। कई बार क्या घबराहट में भी गलतियां होने लगती हैं, इसलिए आप अपने बॉडी बिहेवियर को साध के रखा करें, घबराया ना करें, ठीक है। चलिए अगला देखिए, हमने क्या निकाला था? एंगुलर वेलोसिटी। अब जरा देखिए, ये अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी शेल में पूरा एक चक्कर लगाएगा तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा? 2 पाई आर। कितना? सर्कल के सरकमफ्रेंस के बराबर। पक्का ना? ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि जो है, अगर ये टोटल डिस्टेंस कवर करता है 2 पाई आर, बोलो हाँ, और इसकी मान लो वेलोसिटी है v, कितनी है? बोलो पक्का? तो जरा ध्यान पूर्वक बात को समझो कि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का डेफिनेशन जानते हो?
1 सेकेंड में कोई जितने साइकिल कंप्लीट करता है, क्या बोला? वो क्या कहलाती है? उसकी फ्रीक्वेंसी। बोलो। और 1 साइकिल कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है वो क्या कहलाता है? टाइम। दोनों में अंतर समझे? तो देखो, उसका मान लो वेलोसिटी है v मीटर पर सेकेंड, बोलो, और टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है? 2 पाई। पक्का? पक्का? तो जरा देखो, अगर डिस्टेंस कुल जो ट्रैवल कर रहा है वो कितना है? 2 पाई, और उसकी जो वेलोसिटी है वो कितना है? v। तो टाइम क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। बोलो, डिस्टेंस कितना हो गया? 2, और वेलोसिटी कितनी हो गई? v। और 1 साइकिल ट्रैवल करने में जो टाइम लगता है उसे क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। बोलो। तो ये टाइम ही क्या है? टाइम पीरियड। ये किसके बराबर हो जाएगा? 2 पाई r अपॉन v। नहीं समझा? r किसके प्रोपोर्शनल है? n स्क्वायर बाई z के। किसके? चलो थोड़ा अच्छे से बता देता हूँ, इसमें कुछ बच्चे ऐसे भी हैं। तो r की वैल्यू क्या होती? 0.53 इंटू 10 की पावर -10 n स्क्वायर बाई z, बोलो, मीटर। और वेलोसिटी की वैल्यू क्या होती है? 2.18 इंटू 10 z बाई n मीटर पर सेकेंड। बोलो हाँ। तो जब हम इन सबको रिप्लेस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2 पाई इंटू 0.53 इंटू 10 की पावर -10, और नीचे क्या आ जाएगा? 2.18 इंटू 10 की पावर 6। बोलो हाँ। अब यहाँ क्या है? n स्क्वायर बाई z, जोर से बोलो। और ये ऊपर जाएगा तो n बाई z आ जाएगा। बोलो। तो ये क्या हो जाएगा? n क्यूब बाई z हो जाएगा। ये पूरा का पूरा क्या है? कांस्टेंट। बोलो। तो t किसके प्रोपोर्शनल आ गया? n क्यूब बाई, यानी उसके उल्टा। बोलो। पक्का? और तुम क्या जानते हो? टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में उल्टा रिलेशन होता है। जानते हो ये बात? चलो थोड़ा और अच्छे से समझा देता हूँ। मान लो कि एक वेव है। क्या है? देखो, ये मान लो 1 2 3 4 5 साइकिल कंप्लीट कर रही है। कितने साइकिल? दिखा दूं? देखो, यहाँ से यहाँ तक को 1 साइकिल बोलोगे कि नहीं? ये देखो, यहाँ से यहाँ तक 1 साइकिल है, फिर ये दूसरी, फिर ये तीसरी, फिर ये चौथी, फिर ये पांचवी। 5 साइकिल कंप्लीट कर रही है मान लो 8 सेकंड में। कितनी देर में? 8 सेकंड। तो गौरपूर्वक बात को सुनना। तो 1 साइकिल कितनी देर में कंप्लीट करेगी? 8/5। और 1 साइकिल कंप्लीट करने में जो समय लगता है वही क्या कहलाता है? टाइम पीरियड। यानी इसका टाइम पीरियड कितना हो गया? 8/5। बोलो हाँ। अब दूसरा क्वेश्चन सुनिए। 1 सेकंड में कितना साइकिल करेगी? 5/8 साइकिल। 1 सेकंड में जितना साइकिल करती है वही उसका क्या कहलाता है? फ्रीक्वेंसी। बोलो हाँ। तो देखो, टाइम पीरियड आया 8/5, तो फ्रीक्वेंसी क्या आया? तो दोनों में इनवर्स रिलेशन है कि नहीं? तो अगर टाइम पीरियड सीधे प्रोपोर्शनल है n क्यूब बाई, तो जो फ्रीक्वेंसी है वो किसके प्रोपोर्शनल होगी? z स्क्वायर अपॉन। कोई गलती तो नहीं करोगे? पक्का? कन्विंस हो? कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं? तो मैं क्वेश्चन बना दूंगा। पूछो कैसे? देखो ऐसे मैं कहूंगा, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ, पहला देखो, टाइम पीरियड। किसका? टाइम पीरियड व्हेन, नंबर 1, इलेक्ट्रॉन revolve in third shell of Li+2 and fifth shell of Li+2। साथ साथ लिखो। दूसरा कहता है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन सेकेंड शेल ऑफ हाइड्रोजन एंड 7th शेल ऑफ He+। तीसरा कहता है फर्स्ट शेल ऑफ हाइड्रोजन एंड फर्स्ट शेल ऑफ
B+3 इसको भी नोट करना है, तो चलो पहले इसको नोट कर लो। ये देखो मेन डेटा तुम्हारा ये है ना, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी एक साथ लिख दो हेडिंग। टाइम पीरियड का डेफिनेशन जानते हो, एक साइकिल पूरा करने में लगने वाला टाइम। फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन, एक सेकंड में जितने साइकिल कंप्लीट हो। एक साइकिल पूरा करने में जितना टाइम लगता है वही क्या कहलाता है, उसका टाइम पीरियड। और एक सेकंड में जितनी साइकिल कंप्लीट होती है वो क्या कहलाती है, फ्रीक्वेंसी। वो एंगुलर वेलोसिटी था। फ्रीक्वेंसी और एंगुलर वेलोसिटी की प्रोपोर्शनैलिटी एक जैसी है, चीज़ें सेम नहीं है, दोनों सेम वैल्यू पे डिपेंड करती हैं। डिपेंडेंसी सेम है, दोनों चीज़ें सेम थोड़ी हैं। फ्रीक्वेंसी और एंगुलर वेलोसिटी एक हो सकती है क्या? हाँ, ये न्यू लिख डालिए फटाफट। कल सैटरडे है, कल फ्राइडे। कल जबरदस्त प्रैक्टिस लेंगे, क्लास को कोई मिस ना करे। हो गया? ठीक। देखो अभी तो 720 का नहीं हो पाएगा, हो सकता है तुम्हारे इस बार वीकली ले भी ना। हो गया ये? दीदी जल्दी लिख दो। ठीक। पीछे लड़कियां समझ रहा है पक्का? बस बोहर्स एटॉमिक थ्योरम अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। एक और बात बताऊंगा इसके बाद। हो गया बाबूजी? दहाड़ के बोलो। टाइम पीरियड किसके प्रोपोर्शनल है? और फ्रीक्वेंसी, यानी फ्रीक्वेंसी और एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला लगभग एक जैसा है। बोलो। डिपेंडेंसी देखो एक जैसी है कि नहीं? डायमेंशनल फार्मूला नहीं कह सकते, शेल और जेड पे जो डिपेंडेंसी है वो एक जैसी है। बोलो। पक्का? ठीक है, लवकर। अब इसमें मुझे मत उठाना, आंसर निकालो तड़तड़।
हो गया सरकार। चलो भाई, पहला सॉल्व हुआ आपका। क्या आया आंसर बताओ? कितना? 1:2। अबे जितने लोग उतने आंसर बता रहे हैं। चलो भाई बताओ, आपके कितने हैं बेटा? 27/125। यही सबका रहा है? मिश्रा जी पक्का? मुझे सॉल्व करना पड़ेगा? जिनका नहीं आ रहा है उनने क्या कर दिया? चलो बता देता, नहीं तो इधर देखो। टाइम पीरियड तीसरे सेल का निकालना है, बोलो। Li+2 के कहो हाँ। तो वो किसके प्रोपोर्शनल है? Z²/N³। आवाज नहीं आई। किसके प्रोपोर्शनल है? Z²/N³। पक्का ना कि Z²/N³ कि N³/Z²? तो सब हाँ ही तो कह रहे हो, चाहे गलत लिखो चाहे सही। तो N³/Z²। N की वैल्यू कितनी है? ए भाई बोलो ना। तो 3 का क्यूब और Z कितना है? 3 का स्क्वायर। तो ये कट के क्या आ गया? 3। ये 3 का क्यूब 3 का स्क्वायर कितना आ गया? 3 आ गया। यानी T3 ऑफ Li+2 कितना आ गया? ये इक्वल टू K × 3 मान लो, बोलो। और अगला क्या निकलवा रहा है? T5 ऑफ Li+2, बोलो। वो क्या जाएगा? K5 का क्यूब अपॉन 3 का स्क्वायर। जब दोनों का रेशियो ले दोगे तो T3 ऑफ Li+2 अपॉन T5 ऑफ Li+2 कितना हो जाएगा? 3 × 9/125, यानी 27/125 इज द राइट आंसर। दूसरे का कितना आ रहा है? रुको, बताओ भाई तुम्हारा कितना आ रहा है? तुम्हारे पीछे आपका बगल नहीं आ रहा? दीदी निकालो ना। क्या नाम है बेटा आपका? उन्नति? रुचि निकाल दो बेटा फट से। कितना है श्रीमान? 32/343। ठीक है, इसका कितना आ रहा है? 32/343। और इसका कितना आया? बस इस 2। ठीक है, सॉल्व कर दूं या कर लोगे? पक्का? कोई ऐसा हो तो बताए, मैं सॉल्व कर देता। अरे यार देखो, फार्मूला में वैल्यू पुट करना तो आना चाहिए ना, कि नहीं? देखो तुम्हारे पास शेर है, शेर से पीठ खुजाना चाहिए या उससे शिकार करवाना चाहिए? तो मैं बड़े बड़े क्वेश्चनों को धोबी पछाड़ दे सकता हूँ। अब तुम मुझसे फार्मूले में वैल्यू पुट करवाओगे तो इट इज़ अ वेस्ट ऑफ एनर्जी एंड ऑल्सो टाइम। देखो एक बार में बात को गच्च से पकड़ लो। यहाँ देखो क्या कहता है, देखो गौरपूर्वक। T बोलो 2 ऑफ हाइड्रोजन, आवाज नहीं आई। ये क्या हो जाएगा? K 2 का क्यूब अपॉन 1 का स्क्वायर। और दूसरा क्या कह रहा है? T7 ऑफ He+ K बोलो हाँ 7 का क्यूब अपॉन 2 का स्क्वायर। जब रेशियो ले दोगे तो T2H अपॉन T7He+ कितना हो जाएगा? 8 अपॉन 49 × 2 और ऊपर क्या चला जाएगा? 4, बोलो हाँ। तो 32
49/4। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, तो 3 4 नहीं समझा? अब बेटा उसको देखो वैल्यू डाल के रेशियो लेना है, ठीक है? उसको नहीं समझा तो अब थोड़ा जो है ना वो करो, आप क्या बोलते हैं, मज़ा ले रहा, शीर्षासन, सर नीचे करके पैर ऊपर, थोड़ा ब्लड फ्लो सर में जाने दो, तो उससे थोड़ा दिमाग चलेगा। आया कि नहीं बे? ठीक है, तो हमने क्या कर लिया, टाइम पीरियड भी कर लिया। अब ऐसे ही फ्रीक्वेंसी का भी कर सकते हो, वो मैं करा नहीं रहा, ठीक है? कई बार मैंने देखा, एक आध बार एग्जामों में ये भी पूछा है कि V इंटू आर, क्या बोला? V इंटू आर इंटू ई किसके प्रोपोर्शनल होगा? तो जरा देखो, वेलोसिटी किसके प्रोपोर्शनल होता है? Z बाई एन के, रेडियस एन, और एनर्जी Z स्क्वायर अपॉन, तो जब तीनों का मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये Z बाई एन इंटू एन स्क्वायर बाई Z इंटू Z स्क्वायर अपॉन, बोलो हाँ, तो n स्क्वायर से n स्क्वायर, n से n, तो V R E किसके प्रोपोर्शनल होता है? Z। ये भी कई बार पूछा है। Z स्क्वायर ही तो लिखा है, नोट कर लीजिए। ये कुछ बचा क्या साहिल भाई, जो मिश्रा जी, और कुछ सोच सकते हो क्या? मैं तो नहीं सोच पा रहा, जितना भी मेरे पास था सब निचोड़ के दे दिया तुम्हें। टाइम देखो कितना बचा है, आधा घंटा। ठीक है, आधे घंटे में तो बवाल हो जाएगा। ले दनादन क्वेश्चन पे क्वेश्चन। नोट कर दीजिए फटाफट। रो रहे हो? रो मत बेटा। इतने सड़े सड़े क्वेश्चन है, क्या ही करा दूं। हाँ चलो लिखो। क्वेश्चन देता है द एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट एन इलेक्ट्रॉन, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट एन इलेक्ट्रॉन of hydrogen atom from first orbit to second orbit is, from first orbit to second orbit is, energy required to excite an electron of hydrogen atom from first orbit to second orbit is, ये ऑप्शन दिया हुआ है। IE का मतलब क्या है? शाबाश। चलो सॉल्व करो फट से। ऑप्शन 4 है नन।
हो गया? कितना है आंसर? कितना आया? क्या करा है? कहाँ से इलेक्ट्रॉन कहाँ एक्साइट करना है? कहाँ से कहाँ करना है? फर्स्ट से, आवाज नहीं आई, फर्स्ट से सेकंड में भेजने के लिए क्या कितना एनर्जी लगता है? 10.2 बोलो। तो आयनाइजेशन एनर्जी कितनी होती है? 13.6। जानते हो ये बात? जानती हो? अच्छा, तो देखो, तो इसमें क्या करो, 13.6 पुट करके देख लो, जो 10.2 दे रहा है वही आंसर है। 13.6 पुट करोगी तो 3/4 इंटू 13.6, 1/2 इंटू 13.6, 1/4 इंटू 13.6। फर्स्ट इज द राइट आंसर। नहीं समझा क्या किया भाई? 1 से 2 में भेजने के लिए कितनी एनर्जी लगती है? ये तुम्हारे पास एनर्जी लेवल डायग्राम बना है, उसमें लिखा है ना, प्रूफ भी कराया गया है ना। तो फर्स्ट से सेकंड में भेजने के लिए 10.2 वोल्ट की एनर्जी लगती है। समझे क्या? क्या? तो तब कैसे आएगा? वो तुमको किस फॉर्म में पूछ रहा है? तुमसे पूछ रहा है आयोनाइजेशन एनर्जी के फॉर्म में वैल्यू पूछ रहा है ना। डेली निकालोगे तो डेली कितना आ जाएगा? 10.2। अब तुम्हें पता लगाना है कि कौन सा ऑप्शन 10.2 वैल्यू दे रहा है। क्या करिए? हाँ, वैसा भी कर सकते हो, यानी 3/4 ऑफ, हाँ कर सकते हो ना। 3/4 नहीं आया, 3/4 ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी आया। हाँ, वैसे भी कर सकते हो। मतलब इनने क्या बोला बताऊँ? इनने बोला सर यहाँ क्या हो जाएगा? -13.6 इंटू Z² अपॉन N², और यहाँ क्या हो जाएगा? -13.6 इंटू Z² अपॉन N²। बोलो। तो यहाँ से यहाँ भेजने के लिए कितना लगेगा? दिस माइनस दिस। बोलो। ये E2 है और ये E1 है, तो E2 माइनस E1 कितना हो जाएगा? इसमें से इसको घटाओगे तो ये पॉजिटिव आ जाएगा ना। नहीं समझा? तो 13.6 कॉमन कर दोगे तो 1 माइनस 1/4 आएगा ना। ये समझा कि नहीं समझा? भाई मुझे एक बात बताऊं क्या, मैं बड़ा बोंगा आदमी हूँ। मतलब बोंगा मतलब समझते क्या? ठस टाइप का। जैसे अब अगर मैंने कहा इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट किए ये आएगा, तो जिसको ये नहीं समझ में आता है उसको पढ़ाने में थोड़ा मेरे को मज़ा नहीं आता। समझे कि नहीं समझे? हाँ, क्लियर। तो देखो, तो ये क्या हो गया? ये यहाँ 3/4 आया कि नहीं आया? तो E2 माइनस E1 इक्वल्स टू 13.6 इंटू 3/4, यानी कि टोटल आयोनाइजेशन एनर्जी कितनी होती है? और ये कितना हो गया? 3/4। ये भी एक तरीका था, बट इससे थोड़ा टाइम लगा। और वहाँ हमको दिख रहा है 10.2। बोलो, आधा उसका कितना आएगा? वो 10.2 आएगा नहीं, 1/4 आएगा नहीं। तो साफ साफ दिख रहा है पहला आंसर है। वैसे तरीके दोनों सही हैं, अप्रोच दोनों सही हैं। हो गया? ठीक है। चलो तुम्हें स्पेक्ट्रम पढ़ा देता हूँ। हेडिंग डाल दीजिए। एक पेज हर टॉपिक के बाद छोड़ दें, कुछ भी बेहतरीन अच्छा मिले। वैसे मेरे पढ़ाने के बाद कुछ अच्छा मिलने वाला नहीं है तुमको, फिर भी अगर मिले तो नोट कर लेना है? रेडी? चलो देखो, अगला टॉपिक है बहुत ज़बरदस्त। जितना ज़बरदस्त है उससे ज़्यादा ज़बरदस्त मैं पढ़ाता हूँ, जिसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम के बारे में लोगों को जानकारी जो रहती है काफ़ी आधी अधूरी रहती है। आप देखिए, आपको मज़ा ले आ दूंगा। देखिए स्पेक्ट्रम क्या है। जब भी एनर्जी को वेवलेंथ के इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में रख दिया जाए तो जो पैटर्न हमको मिलता है उसे क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम। जैसे कि हमारे दैनिक जीवन में हमको दिखाई देता है क्या? वेबज्योत। बोलो। इंद्रधनुष, जिसको आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेनबो। वहां पर जो लाइट होता है वो वेवलेंथ के ऑर्डर में अरेंज रहता है। जानते हो ये बात? अच्छी बात है। अब जरा सीधे एक लाइन में डेफिनेशन लिखो। व्हेन light is arranged
in increasing or decreasing order of wavelength, then formed pattern is known as spectrum. When light is arranged in increasing or decreasing order of wavelength, then formed pattern is known as spectrum. Done? When light is arranged in increasing or decreasing order of wavelength, then formed pattern is known as, बोलो बेटा, spectrum. Then formed pattern is known as spectrum. बेटे पीछे भैया थोड़ा सीधा रखिए. Then form pattern is known as spectrum. इतना लिख दिया आपने, ठीक है. आगे लिखिएगा. Atomic spectrum is mainly of two type. Atomic spectrum मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है? दो टाइप का. पहला लिखिएगा इमिशन स्पेक्ट्रम. क्या है पहला? इमिशन स्पेक्ट्रम. डबल एम होगा. इमिशन में डबल एम होगा क्या? एक एम होगा. इमिशन स्पेक्ट्रम. सबसे पहले क्या है? इमिशन स्पेक्ट्रम. अब देखें जरा, इमिशन स्पेक्ट्रम में सुन के ही लग रहा है कि इसमें एनर्जी क्या होती है? इमिट. अब गौर पूर्वक देखना. जैसे मान लो कि कहीं से वाइट लाइट इमिट हुई. क्या बोला मैंने? कहीं से वाइट लाइट आई हमारे पास. बोलो. वाइट लाइट क्या होती है? VIBGYOR. इधर से इधर जाने पे एनर्जी घटती है, फ्रीक्वेंसी घटती है और वेवलेंथ. जानते हो ये बात? नहीं जानते हो तो मैं सिखा दूंगा, डोंट वरी. अब इधर जरा देखें. अगर वाइट लाइट आई और मैंने उसको एक प्रिज्म पे गिरा दिया. किस पे गिरा दिया? तो ये 7 अलग अलग रंगों में टूट जाती है. बोलो. V ऐसे ही कौन कौन आ जाएगा? VIBGYO और R. बोलो हाँ. ये कितने कलर में टूट जाएगी? अगर हम इसका सबका वेवलेंथ लेंगे, क्या करेंगे? मान लो इसका लैम्डा 1 है, इसका लैम्डा 2 है, इसका लैम्डा 3 है, इसका लैम्डा 4 है, इसका लैम्डा 5 है, इसका लैम्डा 6 है और इसका लैम्डा 7 है. तो सबके किसी भी दो लैम्डा के बीच में क्या कोई डिफरेंस होगा क्या? आवाज नहीं आई. कभी भी कोई डिफरेंस नहीं होगा. बिल्कुल सटे सटे होते हैं कि नहीं होते हैं? इन्हें कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बोला जाता है. क्या बोला जाता है? तो यहाँ पे कोई गैप नहीं होता है दो वेवलेंथ के बीच में, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम. क्या बोला जाता है? कोई प्रॉब्लम? ठीक है. अब दूसरा देखिएगा जरा. अगर दूसरा एग्जाम्पल देखा वैज्ञानिकों ने, यानी इमिशन स्पेक्ट्रम में दूसरा एग्जाम्पल, एक NaCl को, किसको? एक हीटर पे एक पैन में करके रख दिया. NaCl से जो लाइट निकली उसको वैज्ञानिकों ने प्रिज्म पे गिराया. किस पे गिराया? तो उन्होंने देखा वो दो पार्ट में ब्रेक कर गई. कितने पार्ट में ब्रेक कर गई? एक का वेवलेंथ था 5890 तो दूसरे का था 5896. देखो इन दोनों के एंगस्ट्रॉम, ये तुम्हें याद नहीं रखना है, बीइंग अ टीचर मैं याद रखता हूँ, उसके पीछे कारण है. देखो इन दोनों के बीच में गैप है कि नहीं? कितने एंगस्ट्रॉम का? पिछले वाले जो भी वेवलेंथ थे उनके बीच में कोई गैप पक्का ना? जो तुमको स्पेक्ट्रम दिखता है सन में, उनमें क्या दोनों के बीच में कोई गैप दिखता है? बिल्कुल एक दूसरे में फ्यूज्ड से दिखाई देते हैं. कलर फ्यूज से दिखाई देते हैं ना? नहीं समझा? ध्यान पूर्वक सुनिए. जो हम लोग रेनबो देखते हैं उसमें किसी भी दो कलर के बीच में कोई गैप होता है? वहाँ चारपाई लगा के सो जाओगे? वो बिल्कुल आपस में एक दूसरे में क्या रहते हैं? फ्यूज्ड रहते हैं. यहाँ पर जरा देखो, इनके बीच में क्या आ गया? गैप आ गया. तो मुझे तो एक बात क्लियर दिखाई दे गई जो असर्शन रीजन का क्वेश्चन बन सकता है. पूछो क्या? कि जो इस इमिशन स्पेक्ट्रम होता है इसको अपन क्या बोल सकते हैं? डिसकंटिन्यूअस. क्या बोल सकते हैं? तो इमिशन स्पेक्ट्रम
कंटिन्यूअस भी होता है और कैसा होता है प्यारे बच्चे, डिसकंटिन्यूअस भी होता है। और कैसा होता है, डिसकंटिन्यूअस भी होता है। इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट की emission spectrum of any atom may be continuous और it may be discontinuous। अब जरा देखें दूसरा जो स्पेक्ट्रम है वो होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। क्या होता है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। क्या होता है बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम किसे बोलते हैं, देखो जरा, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास किसी चीज का मान लो एक सॉल्यूशन है, कोई एटम है X, उसका मान लो हमारे पास एक एक्वस सॉल्यूशन है। बोलो, इसमें से मैंने क्या गुजार दिया, वाइट लाइट। क्या गुजार दिया, वाइट लाइट गुजार दिया। इसमें क्या क्या होगा, VIB GYOR। बोलो हाँ। जब लाइट इधर से निकली तो इसमें मान लो VIB तो था और YOR भी था, लेकिन कौन गायब हो गया था, आवाज नहीं आई, जी नहीं था। बोलो, जी नहीं था। इसका मतलब कि जब घुस रही थी लाइट तो उसमें सारे कलर थे, निकली तो एक गायब हो गया। इसका मतलब इसने जी को एब्जॉर्ब कर लिया ना। इसका यही तो लॉजिकल मतलब हुआ कि नहीं हुआ। तो जब इसका तुम स्पेक्ट्रम निकालोगे तो उसमें लैम्डा V मिलेगा, लैम्डा I मिलेगा, लैम्डा B मिलेगा, लेकिन लैम्डा G की जगह काली काली पट्टियां पड़ जाएंगी। बोलो, लैम्डा Y मिलेगा, लैम्डा O मिलेगा और लैम्डा R मिलेगा। बीच की जगह एकदम ब्लैंक सी खाली सी दिखाई देती है। समझे क्या, कितना %? हाँ। तो इसको क्या बोलोगे, डिसकंटिन्यूअस। क्या बोलोगे, यानी कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हमेशा कैसा होता है, लेकिन इमिशन स्पेक्ट्रम में भी कॉन्टिन्यूअस और इट में भी। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, समझे कि नहीं समझे। इस तरह से पढ़ने पे थोड़ा दिमाग में घुस जाता है, अदरवाइज बच्चा कुछ भी एज्यूम नहीं कर पाता उसके बीच बारे में। तो फटाफट नोट कर दीजिए, लिखिएगा। सबसे पहले क्या लिखा आपने, इमिशन स्पेक्ट्रम। लिखिएगा, इट इज मेनली ऑफ टू टाइप, कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस। It is mainly of two type. Number 1 continuous, number 2 discontinuous. Continuous में ये वाला डायग्राम बना दें फटाफट, पलक झपकते से ही। बना दिया, रफ्तार बढ़ाइए। हाँ भैया, नोट कर लो, पहले नोट कर लिया, पूछो। अबे मेटल से निकलती हैं, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन्स इतना लूजली हेल्ड नहीं रहते हैं। लेड कहाँ लाई करता है, कहे शिव जी सुने पार्वती, ग्रुप नंबर 14 में। और मेटल्स कहाँ लाई करते हैं, ग्रुप नंबर 1 एंड 2 में, प्योरली मेटल्स। और डी ब्लॉक में भी लाई करते हैं। तो डी ब्लॉक के भी एलिमेंट्स की साइज़ पी ब्लॉक से छोटी होती है ना, तो बड़ी होती है ना। तो जिनकी साइज़ बड़ी होगी वहाँ वीक ताकत से हेल्ड होगा इलेक्ट्रॉन, इसलिए नहीं निकलेगा। भाई पूछ रहा है लेड में से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्यों नहीं होने लगता, क्योंकि लेड में इलेक्ट्रॉन्स थोड़े ताकत से बधे रहेंगे ना। नॉन मेटल की कैटेगरी में एक तरह से आता है ना। नहीं समझा, ठीक है, हो गया इतना सबका। इसको बनाओ फट से।
स्पेक्ट्रम क्या है? स्पेक्ट्रम किसी मटेरियल से थोड़ी बनता है बे। स्पेक्ट्रम इज एनर्जी। क्या डेफिनेशन लिखी हो? प्रिज्म जो है ग्लास, प्रिज्म वैसे निकॉल प्रिज्म एक अपने में खुद ऐसा कई सारी तरीके की प्रिज्म होती हैं, वो फिजिक्स का पार्ट है, बट एक्चुअली इट इज़ अ ग्लास। इमिशन में मैंने देखा कि एक जगह से वाइट लाइट इमिट हो रही थी, उसका स्पेक्ट्रम कैसा था? कंटिन्यूअस। एक जगह से मैंने देखा NaCl को गर्म किया, वहां से जो लाइट निकल रही थी वो कैसी थी? डिसकंटिन्यूअस। तो इससे मेरे दिमाग में एक बात तो क्लियर कट हिट हो गई कि इमिशन स्पेक्ट्रम कंटिन्यूअस भी हो सकता है और ये डिसकंटिन्यूअस भी हो सकता है। असर्शन रीजन में बहुत बुरा फंसाता है इसे, तो नोट करके लिख दीजिएगा कि emission spectrum may be continuous or it may be discontinuous. Emission spectrum may be continuous or it may be discontinuous. क्या सीखा हमने? इमिशन स्पेक्ट्रम कंटिन्यूअस भी हो सकता है बाबूजी, और ये क्या भी हो सकता है? डिसकंटिन्यूअस। हो गया। नेक्स्ट, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अगला क्या है? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम लिखिए फटाफट। हो गया। नोट करके लिखें, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इज ऑलवेज डिसकंटिन्यूअस। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इज ऑलवेज डिसकंटिन्यूअस। हो गया इतना? ठीक, इधर देखिए बच्चों, अब थोड़ा दिमाग को ठंडा रखो। हेडिंग डाल दीजिए कि स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ हाइड्रोजन। स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम। स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम। स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम। गौर पूर्वक देखना, बहुत कम शब्दों में ज़्यादा बात बोल देता हूँ। एक कंटेनर था जिसमें लो प्रेशर पर हाइड्रोजन गैस रखी गई थी। इस कंटेनर के अंदर एनोड और कैथोड को किसको आपस में टच करा करके शॉर्ट सर्किट प्रोड्यूस की गई, जिससे तड़तड़ाहट हुआ, और इलेक्ट्रिसिटी जब प्रोड्यूस होगी तो वहाँ पे टेम्परेचर राइज करेगा कि नहीं राइज करेगा? आवाज़ नहीं आई, ठीक है। जब टेम्परेचर राइज करेगा तो देखो, जब मान लो मैंने इनका हाथ पकड़ रखा, नीचे से किसी ने आग जला दिया, दोनों लोग एक दूसरे के हाथ क्या करेंगे? छोड़ देंगे ही नहीं छोड़ देंगे। देखो वैसे ही हाइड्रोजन
कोवैलेंट बॉन्ड से एक दूसरे को क्या कर रखा है, बांध रखा है। अगर इसे हीट मिलेगी तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। बॉन्ड बनता है तो हीट निकलती है, तो हीट दे दोगे तो बॉन्ड टूट जाएगा ना। नहीं समझा? कोई चीजें आपस में बंधी हुई हैं, उसको गर्म कर दोगे तो ब्रेक कर जाती हैं। दुनिया में किसी भी चीज को गर्म करते हो तो ब्रेक हो जाता है कि नहीं हो जाता? जैसे आइस का एक टुकड़ा रोड पे फेंक दो और वहां धूप लगे तो आइस का टुकड़ा क्या हो जाता है, टूट जाता है। बोलो हाँ। ठंडी में देसी घी का या मक्खन का टुकड़ा कढ़ाई में डाल दो, नीचे से हीट कर, धीरे धीरे सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से टूट के पिघल जाते हैं कि नहीं पिघल जाते हैं? तो गर्म करने पे कोई चीज क्या हो जाती है, टूट जाती है। तो H2 टूटेगा तो किस में टूटेगा, 2H में, यानी कि नेसेंट हाइड्रोजन में ब्रेक होगा। किस में ब्रेक होगा? आवाज नहीं आई, किस में? तो वैज्ञानिक बामर ने देखा, किसने देखा? बामर, एल साइलेंट रहता है, बाल्मर मत पढ़ना। बामर ने देखा कि इसमें से एक ब्लूइश लाइट निकल रही है। कैसी लाइट निकल रही है? ब्लूइश लाइट निकल रही है। और उस ब्लूइश लाइट के वेवलेंथ का फार्मूला बामर ने दिया कि 1/λ = RZ² 1/2² - 1/n²। क्या दिया? ठीक है, चलो बामर का काम खत्म हो गया। तो वैज्ञानिकों ने जनरलाइज किया कि जो यहाँ से लाइट आ रही है, क्या हमें सारी चीजें दिखती हैं? जरूरी नहीं है। पृथ्वी पर सूर्य से इतनी वेव्स आती हैं। देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, राम इनविजिबल UX गामा को V में रहता है, विबग्योर कौन रहता है? राम इनविजिबल UX गामा को। जरा देखो, इधर से इधर जाओगे तो एनर्जी घटेगी, फ्रीक्वेंसी घटेगी और वेवलेंथ बढ़ेगा। इधर से इधर जाओगे एनर्जी घटेगी, फ्रीक्वेंसी घटेगी और वेवलेंथ बढ़ेगा। पक्का? इंसानी आंखें सिर्फ इसी को देखने के लिए कैपेबल हैं, वो और सबको देख नहीं सकती। तो इसमें बहुत सारी ऐसी भी लाइट प्रोड्यूस हो रही हैं जो आंख से दिखाई नहीं दे रही हैं। वैज्ञानिक साइंस डेवलप हुआ तो यहाँ से जो भी लाइट आ रही है उसके वेवलेंथ का जनरल फार्मूला होता है 1/λ RZ² 1/n1² - 1/n2 का स्क्वायर। क्या होता है? समझे क्या? ठीक है, अब जरा देखो, अगर N1 की वैल्यू कितनी हो जाए 1, तो जो भी सीरीज मिलता है उसको किसने खोजा था? लाइमन नाम के वैज्ञानिक ने। तो उसे क्या बोलते हैं? लाइमन सीरीज। N1 की वैल्यू 2 हो जाए तो उसको किसने खोजा था? बामर नाम के वैज्ञानिक ने, उसे बोलते हैं बामर सीरीज। N1 की वैल्यू 3 हो जाए, किसने खोजा था? तो पाश्चन सीरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पाश्चन सीरीज। N1 अगर 4 हो जाए तो ब्रैकेट सीरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रैकेट सीरीज। N1 की वैल्यू 5 हो जाए तो पी फंड नहीं बोलते हैं, पी साइलेंट होता है, फंड सीरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और अगर N1 की वैल्यू क्या हो जाए 6 तो उसको बोलते हैं हम्फ्री सीरीज। क्या बोलते हैं? हम्फ्री सीरीज। क्या बोलते हैं? फिर से गौर से सुनना, हेडिंग क्या डाले हो? पक्का? थोड़ा और डेप्थ में पढ़ाता। जब यहाँ इलेक्ट्रिक आर्क प्रोड्यूस किया गया एनोड और कैथोड को टकरा करके, तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का कन्वर्जन हाइड्रोजन एटम में हो जाएगा। ये तुम्हारा दिल एक्सेप्ट करता है कि नहीं करता? मॉलिक्यूल टूट जाएगा कि जैसे उसको गर्म करोगे, टूट जाएगा। तो तुमने थर्ड लॉ क्या पढ़ा था बोहर्स एटॉमिक थ्योरम का, कि अगर किसी एटम को किसी एक्सटर्नल सोर्स से क्या मिल जाए? एनर्जी, तो उसका कोई एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाता है? वहां कितनी देर रुकता है? फिर कहाँ चला जाता है? फिर वो क्या कर देता है? एनर्जी इमिट कर देगा। बोलो, अगर वो इमिटेड एनर्जी विजिबल रीजन की हुई तब तो आंखों से दिखाई देंगी, अदरवाइज वो आंखों से दिखाई नहीं देगी। तो यहाँ पर जब ये एक्साइट हो रहा होगा तो बहुत सारे डी ट्रांजिशन चल रहे होंगे कि नहीं? एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन जब हो रहा होगा हाइड्रोजन एटम में, तो बहुत सारी एनर्जी इमिट कर रहा होगा कि नहीं? अबे जोर से बोल यार, पक्का? तो उन जो इमिटेड एनर्जीज हैं उनकी वेवलेंथ का जनरल फार्मूला क्या है?
अभी भी नहीं समझा क्या? इस बात को गौर से सुनो। जैसे ही तुमने इलेक्ट्रिक आर्क से हाइड्रोजन को हाइड्रोजन एटम में तोड़ा, तो अब हाइड्रोजन एटम को एनर्जी मिल रही कि नहीं इलेक्ट्रिक आर्क के थ्रू? बोलो हाँ। तो वहां पे बहुत सारे एक्साइटेशन हो रहे होंगे। एक्साइटेशन अकर्स ओनली फॉर 10⁻⁸ सेकेंड। उसके बाद क्या हो रहा होगा? क्या हो रहा होगा? डी एक्साइटेशन। तो डी एक्साइटेशन में एनर्जी इमिट कर रहा होगा, तो उन सब एनर्जीज का क्या होगा? वेवलेंथ। बोलो। तो उसका जनरल फॉर्मूला क्या है? 1/λ = RZ² 1/n1² - 1/n2²। आई बात समझ में? अब अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग को ढूंढा। n1 की वैल्यू 1 के लिए किसने सारे एक्सपेरिमेंट किए? यानी इलेक्ट्रॉन आए कहीं से भी लेकिन गिरे किस में? 1 में। तो वो कौन सा सीरीज हो जाएगा? लाइन। आए कहीं से और गिरे किस में? 2 में। तो क्या हो जाएगा? आए कहीं से और गिरे किस में? तो वो क्या हो जाएगा? और आए कहीं से और गिरे किस में? तो वो कौन सा हो जाएगा? और आए कहीं से 5 में तो फुंड, और आए कहीं से 6 में तो हम्फ्री। ये तो तुम्हें टीजर दिखाया मैंने। क्या? ये ट्रेलर भी नहीं था। ट्रेलर और मूवी कल चलेगी, बहुत ज़बरदस्त आर्टिकल है और उससे ज़बरदस्त पढ़ाऊंगा। ठीक है? तो आज के लिए इतना पर्याप्त है। ठीक है, बाय बाय। सुनो वेट। सबसे पहले सब लोग अपना फ़ोन निकालें।